नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देश की भूख मिटाने वाला इस देश का ही किसान पिछले 5 महीनों से सड़क पर है। कोरोना काल ने देश के उद्योग, धंधे, रोजगार और यहां तक कि देश की अर्थव्यवस्था तक की कमर तोड़कर रख दी है। और पिछले साल कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई थी और प्रवासी मजदूर अपने अपने घर को लौट रहे प्रवासी मजदूरों को भोजन के लिए परेशानी ना हो, इसी उद्देश्य से केंद्र की सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ किया था। लेकिन अब एक बार फिर कोरोना ने देश के हालातों को पहले से बुरी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है और कोरोना की इस दूसरी लहर के दौरान पूरे देश में फिर से प्रवासी मजदूरों के पलायन के लगातार तस्वीरें सामने आने लगी हैं। प्रवासी मजदूर प्राइवेट बसों को मोटा किराया देकर अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए अगले 2 महीने यानी मई और जून में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ देने की घोषणा एक बार फिर से कर दी है और इसके तहत गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार के इस फैसले का लगभग 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। माना यह भी जा रहा है कि इससे गरीबों को राहत मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 26,000 करोड़ रुपए से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2 महीने तक 5 किलो अनाज देने के निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करता हूं और इससे देश के करीब 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। मोदी सरकार इस आपदा में हर कदम देशवासियों के साथ खड़ी है। तो एक बार फिर से इस योजना का लाभ मिलेगा और देश की 80 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी मई और जून में गरीबों की 2 जून की रोटी का बंदोबस्त सरकार ने कर दिया है, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से लगातार तस्वीरें एक बार फिर से सामने आ रही हैं, और इसी खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ ईशान त्यागी जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ईशान जी। जिस तरीके से ये फैसला एक बार फिर से किया गया है कि मई और जून में सरकार की तरफ से 5 किलो अनाज, यानी जो उनको अनाज उनके राशन कार्ड में मिलेगा उसके अतिरिक्त 5 किलो की और व्यवस्था कर दी गई है। सबसे पहले तो आप इस योजना को और सरकार के इस पहल को किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, देखिए, सरकार को ये कदम जो है ये बहुत पहले उठा लेने चाहिए थे कि जब वो लॉकडाउन की जैसी स्थिति अनाउंस कर रहे थे तो तभी उनको अनाउंस कर देना चाहिए था कि गरीब कल्याण जो योजना है उसके तहत लोगों को 5-5 किलो आटा, 5-5 किलो अनाज दिया जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से, अगर आप मेरी बात माने और मेरे एनालिसिस के हिसाब से, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज जो वेस्टर्न देश हैं, जो संपन्न देश हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने जो लोग हैं, जो गरीब तबका है, उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया है, डायरेक्ट उनकी जेबों में पैसे डाले हैं। जैसा कि राहुल गांधी जी ने बोला था कि आप डायरेक्ट पैसा डालिए। डायरेक्ट पैसा डालने से क्या होता है कि आदमी की जो खर्च करने की क्षमता है वो बढ़ती है और इकोनॉमी आपकी नीचे नहीं जाती, इकोनॉमी आपकी स्टेबल रहती है। तो इस तरह की चीजों पे सरकार को कदम उठाने चाहिए थे। और दूसरी चीज ये है कि प्रवासी मजदूर, जैसे कि अभी आपने देखा कि सरकार को थोड़ा सा उनको ट्रस्ट दिलाना चाहिए कि हम संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं। संपूर्ण लॉकडाउन लगाने से क्योंकि उनका रोजगार चला जाएगा और उनको ये ट्रस्ट दिलाना चाहिए कि वो अपने शहरों में रहें और वहां पे अपने रोजगार के साधन को कंटिन्यू करें। तो इस तरह की चीजें सरकार को ट्रस्ट दिलाना चाहिए। लेकिन ईशान जी, जितनी मुश्किलें इस देश की आवाम को, इस देश की जनता को होगा लॉकडाउन लगने के बाद अगर उनका रोजगार जाएगा तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी दबाव पड़ेगा। सरकार तो इस बात को बखूबी जानती है ना कि रोजगार कैसे मुहैया कराए जाएं, लोगों को काम धंधा कैसे दिया जाए, क्योंकि अभी हालात जो हुए थे पिछली बार देखने को मिला था, राज्य सरकारें हाथ खड़ा कर दी थी और वो केवल आंकड़े गिना रही थी। नहीं, देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे महात्मा गांधी नरेगा योजना है, मनरेगा जो योजना है, उसके तहत उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि आप अभी भी देश में गड्ढे खुदवा रहे हैं, पार्लियामेंट में बोला था ये। लेकिन वो एक ऐसी कारगर योजना है जिसके तहत आप लोगों को काम भी दे सकते हैं और उनकी जेब में पैसे भी डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आपको पैसा मिलता है। उसका बजट सरकार ने कम किया था।
तो इस तरह की योजनाओं को सरकार को बढ़ावा देना चाहिए, बनिस्बत कि आप जाके कि वो पिछली सरकार ने योजना लेकर आई थी तो आप उसकी बुराइयां करें। तो इस तरह की योजनाओं को सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। एक बात नहीं समझ में आ रही है शान जी कि इस देश का भरण पोषण या ये कहें कि इस देश की भूख मिटाने का काम जो इस देश का किसान करता है, मेहनत कस करके वो इस देश की भूख को मिटाता है। पिछले 5 महीने से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, किसान लगातार आंदोलनरत हैं। किसानों के साथ बैठने का एक बार प्रधानमंत्री साहब के पास वक्त नहीं है कि एक बार उनके साथ बैठ करके उनकी समस्याओं को सुन लिया जाए। और अगर इस देश का जिक्र किया जाए तो लगभग 14 करोड़ इस देश में किसान हैं और वो इतनी फसल उगाता है कि देश की भूख भी मिट जाती है और उसके बाद देश से व्यापार यानी यहां से भेजा भी जा सकता है दूसरे देशों में जो निर्यात होता है। उसके बाद क्या सरकार को यह लगता है कि हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में किसान हैं और इतनी बड़ी तादाद में हमारे देश में अनाज की उपज होती है, तो अगर उसमें से 5 से 7 करोड़ किसान नहीं भी रहेंगे तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है? क्या यही वजह है कि लगातार किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनसे मुखातिब नहीं हो रहे हैं, उनके साथ बैठ करके एक टेबल पर चर्चा नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जिस तरह से सरकार का किसान आंदोलन के विरुद्ध रवैया रहा है, फिलहाल खासकर जब सेकेंड कोरोना की वेव आई है उसके बाद, कि वो उनको हटाना चाहते हैं और इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि किसान जो भाई बहन वहां बैठे हुए हैं और बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और बोला जा रहा है कि वो ऑक्सीजन के ट्रक को पास नहीं होने दे रहे हैं, ये सब झूठी खबरें हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब रैलियां होती हैं वहां लाखों की भीड़ आती है, हजारों की भीड़ आती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद बोला कि इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी आज तक। तो अगर आप वहां रैलियां कर सकते हैं, आपके पास बंगाल में चुनाव के प्रचार करने के लिए टाइम है, आपके पास बाकी अन्य जो राज्यों में चुनाव चल रहे हैं वहां के लिए टाइम है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को किसान भाइयों और बहनों के लिए टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि संवाद करने से ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। देखिए, आप बिल लेकर आए, 3 बिल लेकर आए, जिनको वो बिल चाहिए, जिनके लिए वो बिल लेकर आए, उनको तो बिल चाहिए नहीं ये वाला। तो देखिए, कृषि में इंप्रूवमेंट के बहुत ऑप्शंस है, लेकिन इस तरह के बिल लाने से कुछ नहीं होगा। उनको संवाद करके बिल को या तो चेंज करना चाहिए, एमएसपी देनी चाहिए उसमें, और किसानों की जो पूरी मांगे उनको पूरा करना चाहिए। किसानों से भी, किसान नेताओं से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है यहाँ आपके चैनल के माध्यम से, कि देखिए, तीनों बिल को हटाने से फायदा नहीं होगा। आप सरकार से बात करिए, आप जिद पे मत अड़िए, सरकार से बात करिए और अपनी मांगों को पूरा करवाइए। उन बिल्स को चेंज करवा के इन्हीं बिल्स में इनको इंप्लीमेंट करवाइए। वर्तमान हालातों को देख करके ये कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार इस बात का लगातार दावा ठोक रही है, कह रही है कि अगर कारपोरेट हाथों में खेती जाती है, इन किसानों की खेती जो है वो चली जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसान उनके गुलाम बन जाएंगे, या ऐसा कुछ नहीं है कि इस देश को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हालात ऐसे हो गए, तो वर्तमान हालात ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से ऑक्सीजन भारत में खुद ही बनाई जाती है, बावजूद उसके आज ऑक्सीजन की यह किल्लत है कि लोगों के पास पैसे हैं। जो 200 रुपए 150 रुपए के सिलेंडर मिलते थे ऑक्सीजन के, वो आज 5000 रुपए लोग पे करने को तैयार हैं, लेकिन उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। और अगर यही हालात रहे तो मुझे लगता है कॉर्पोरेट घरानों में जाने के बाद क्या जेबों में पैसे होंगे लेकिन अनाज नहीं होगा, क्योंकि एफसीआई पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। तो क्या ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं? 2-3 बातें बोलना चाहूंगा। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं कि 5000 का सिलेंडर, कल मैं आजकल कोशिश कर रहा हूं कि जितने व्यक्तियों की मैं मदद कर पाऊं ट्विटर के माध्यम से या फिर अपने जो कॉन्टैक्ट्स है उनके माध्यम से, मैं कोशिश कर रहा हूं। तो कल मैंने एक व्यक्ति को मैसेज किया कि ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा क्या दिल्ली में। उसका रिप्लाई था 85,000 रुपए में ऑक्सीजन का सिलेंडर मिलेगा। तो देखिए, मेरी 2-3 बातें हैं इस पे। पहली बात तो ये कि जिस तरह से सरकार निजीकरण कर रही है कंपनियों का, सरकार को एक बार पुनः सोच लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी भी आप देखें तो जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज है, लोग उन पे जाना प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उनको विश्वास है
कि वहां पे जो प्राइसिंग है, वहां पे जो पैसे लेंगे, वो पैसे जो जितने पैसे बनते हैं उतने पैसे ही लेंगे। लेकिन जो निजी अस्पताल है, आप देख रहे हैं पूरे देश में किस तरह से कालाबाजारी चल रही है, चाहे वो वैक्सीन हो, रेमडेसिविर हो, चाहे वो हॉस्पिटल बेड्स हो, आईसीयू हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, या फिर अन्य कोई भी चीज हो। तो सरकार को यह सोचना चाहिए कि निजीकरण करने से किसी भी चीज का सरकार में लोगों का ट्रस्ट कम होता है और कॉर्पोरेट अपने सिर्फ बेनिफिट के लिए, अपने बिजनेस को प्रॉफिट बढ़ाने के लिए काम करता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि जो ऑक्सीजन की कमी आ रही है दिल्ली में या फिर अन्य राज्यों में, कल मैं आपको एक वाकया बताता हूं कि ईस्ट दिल्ली में, मतलब पूर्वी दिल्ली में, एक अस्पताल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, ऑक्सीजन से खत्म हो गई मेरे ख्याल से। तो मैंने ट्वीट किया, उस पे 550 से 600 रीट्वीट्स हैं और बाकी कई अन्य लोगों ने रीट्वीट किया उसको और ट्वीट भी किया, और सभी लोगों को, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वहां के एमपी गौतम गंभीर जी को, सबको टैग किया, लेकिन किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया। रिस्पॉन्स इसलिए नहीं आया क्योंकि दिल्ली के पास ऑक्सीजन है ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी के बोलने के बावजूद भी उनकी बात में इतना दम नहीं रह गया है कि बाकी जो अन्य स्टेट हैं जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश, वो दिल्ली में ऑक्सीजन भेजना शुरू नहीं कर रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के बोलने के बाद भी। तो इन सब चीजों का सरकार को ध्यान देना चाहिए, और जितने भी ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उस पे सरकार को, सवाल वही है ईशान जी, सवाल वही है, क्या सरकार को यहाँ पर सबक लेने की आवश्यकता है? क्योंकि सरकार इस चीज को देख चुकी है। पहले अभी तक अगर ये कहा जाता कि अगर अनाज के ऐसे हालात बन सकते हैं कि आपके जेब में पैसा होंगे लेकिन आप अनाज नहीं खरीद सकते, आपके पास अनाज नहीं होगा क्योंकि उसकी जो कीमत तय कर दी जाएगी वो बेहद आसमान छू रहे होंगे। तो हालात ये बयां करते हैं कि वर्तमान में हेल्थ सेक्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरा है वो चरमराया हुआ है। वो तो ये साबित कर दिया ना कि सरकारें अभी तक कुछ नहीं कर रही थी, बस गड्ढे खोद रही थी। जो बना बनाया पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसी पर काम कर रही थी, उसी को गड्ढे खोद रही थी। नहीं, बिल्कुल आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। हेल्थ में भी सरकार इंप्रूव कर सकती थी। कोरोना वायरस ने हमको 8 या 9 महीने, 10 महीने दिए कम से कम कि हम प्रिपेयर हो जाएं, हम ऑक्सीजन के बेड्स बढ़ाएं, हम उसके अलावा आईसीयूज बढ़ाएं, वेंटिलेटर्स बढ़ाएं, वैक्सीन बढ़ाएं। लेकिन ये सब चीजें सरकारों ने नहीं सीखी। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उन्होंने ये नहीं सीखी। अब आते हैं दूसरी बात पे, जो आपने बोला कि निजीकरण करने से जो धान किसी भी चीज के, क्या सरकार को यहाँ सीख ले लेनी चाहिए इस वर्तमान हालातों से? जी बिल्कुल, वर्तमान हालातों से सरकार को सीख लेनी चाहिए कि अगर पब्लिक हेल्थ सिस्टम को वो स्ट्रॉन्ग करते तो इतनी दिक्कतें नहीं आती। इसी तरह से कृषि के क्षेत्र में भी अगर सरकार चीजें अपने हाथों में रखेगी, एक एमएसपी रखेगी, तो भारत के लोगों को, भारत की जो जनता है, भारत के जो किसान है, दोनों को ही कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सरकार को एमएसपी रखनी चाहिए। होता क्या है कि अभी अगर क्या होगा कि अगर आप बिल्कुल अपने भंडार भर लेंगे, कॉर्पोरेट अपने भंडार भर लेंगे जी, उसके बाद वो प्राइस रेगुलेट करने के लिए आपस में ही रेगुलेट कर लेंगे प्राइस कि हम इस दाम से ऊपर नहीं खरीदेंगे किसी भी किसान की फसल को जी। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए कि अगर कॉर्पोरेट के हाथ में चीजें चली जाएंगी कृषि के क्षेत्र में, तो सरकार के हाथ से, किसानों के हाथ से, इस देश के लोगों के हाथ से जो रेगुलेशन है, प्राइस रेगुलेशन है, वो निकल जाएगा और इसमें लोगों का और किसानों का दोनों का ही नुकसान है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और वर्तमान हालातों से जिस तरीके से ये बात हुई कि सरकार को सोचना चाहिए, और मुझे लगता है कि जो आंदोलनरत किसान हैं उनसे एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खुद बैठ करके चर्चा करनी चाहिए और उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से जो हालात पैदा हो गए हैं वर्तमान में देश के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, जिस तरीके से देश संकट में है। एक सवाल और यहाँ पर ईशान जी, मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जो हमने बात शुरू करी थी पलायन से, मजदूरों के पलायन से। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो हेल्थ सिस्टम है, जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, वो हमें भी पता है कि बहुत ही कम स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो अगर कोरोना वायरस जैसी महामारी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच गई, हमारे प्रवासी मजदूरों जब वापस जाएंगे तो अपने घर में, अगर उनके घर में कोरोना वायरस महामारी पहुंच गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ भारत बढ़ जाएगा। और कम्युनिटी स्प्रेड होने के बाद हमारे लिए इस हेल्थ सिस्टम को संभालना, जो कि ऑलरेडी कोलैप्स हो रहा है, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन समस्या इस बात की है ना कि देश की सरकार को और चुनाव आयोग को इस बात की चिंता कहां है कि अगर ये देहात क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में ये वायरस पहुंच गया तो इस पर कंट्रोल कर पाना और बेहद कठिन हो जाएगा।
क्योंकि अभी जिस तरीके से अब पश्चिम बंगाल से जो खबरें आ रही हैं कि वहां नए तरीके का जो वायरस का जो संक्रमण है वो पाया जा रहा है, तो अब ये हालात हैं कि इन सारे हालातों को देखते हुए देश इतने संकट से जूझ रहा है, कोरोना जैसे आपदा से, उसके बावजूद ना तो सरकार चेत रही है और ना ही चुनाव आयोग चेत रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहां पर एक और उठता है कि देश आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इस समय तो मुझे लगता है कि अलग थलग पड़ गया है। अमेरिका का जिक्र कर ले, तमाम सारे ऐसे देशों का जिक्र कर ले जहां से ना तो भारत से फ्लाइट आ जा सकती हैं और ना तो वहां के लोग यहां आ सकते हैं, ना यहां के लोग वहां जा सकते हैं। पिछले 10-20 दिनों में जिस तरीके से जो निर्णय लिए हैं तमाम देशों ने, उसके बाद अब तो यही कहा जा सकता है ना कि आत्मनिर्भर होने की दिशा में भारत अग्रसर था, लेकिन अब तो अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, मैं आत्मनिर्भर पे आपको दो चीजें बताता हूँ। देखिए, भारत जो कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा देश है, 60% जो पूरे वर्ल्ड में 60% वैक्सीन बनती है वो भारत में बनती है। पहली केंद्र सरकार की गलती ये रही कि उन्होंने वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को रिवैम्प नहीं किया, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ाई। दूसरी गलती ये रही उसमें, मैं आपको क्योंकि हमने बात करी आत्मनिर्भर की, कि जो देश आत्मनिर्भर पहले से था वैक्सीन बनाने में, उस देश को वैक्सीन नहीं मिल रही है, उस देश के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है। सरकार को पहले ही ऑर्डर देने चाहिए थे, $मिलियन ऑफ डॉलर्स बाकी कंपनीज ने पहले ही ऑर्डर दे दिए। अक्टूबर, नवंबर, सितंबर में ही ऑक्टोबर दे दिए, करोड़ों डोजेस के ऑर्डर दे दिए। तो सरकार को, हमारे देश की सरकार को पहले से ही ऑर्डर देने चाहिए थे। दूसरी बात, मैं आत्मनिर्भर पे एक बार फाइनल में बात बोल देता हूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे आगे आए, हमारे सामने आए और अपनी बात रखी, उससे साफ जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को और देश के लोगों को, हेल्थ सिस्टम को आत्मनिर्भर बना दिया है कि सरकार से नहीं हो पाएगा। अब बाल मित्रों अपने से कुछ सब लोग अपनी व्यवस्था कर लीजिए। ठीक है ईशान जी, अपनी व्यवस्था ठीक है। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं, राहुल आनंद जी। राहुल आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आपने अभी बातें सुनी, ईशान जी बता रहे थे कि जिस तरीके से आत्मनिर्भर की बात की जा रही है, तमाम सारे चीजों की बात की जा रही है, पिछले दिनों जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन किया, उससे यह साफ होता है कि अब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं और वो ये कह रही है कि आप लोग अपनी अपनी व्यवस्था स्वयं करिए, आप अपना इंतजाम करिए। और लगातार सबसे बड़ा सवाल यहां पर एक और है कि सरकार ने जो आदेश दिए या निर्णय लिए है, सराहनीय पहल है जो पहल कर रही है कि 2 महीने यानी मई और जून में देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो राशन मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके जरिए, जिनके कंधों से, जिनके खाते से ये ला रहे हैं, जो मेहनत करके इस अनाज को उपज दे रहे हैं, वो पिछले 5 महीनों से आंदोलनरत हैं और सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं कि उनके साथ बैठ करके टेबल पर वार्ता करने को लिए रेडी नहीं है। बात यह है कि जो ईशान जी ने जितनी बातें कही हैं, मैं उन बातों से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ। अगर आत्मनिर्भरता की बात की जाए, ऊपर सारे देशों की नजर, उस समय आत्मनिर्भरता का ही परिणाम है कि कोरोना वैक्सीन हमारे देश में निर्मित कर लिया गया, जिसको विश्व और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी इसकी सराहना की गई थी। दूसरी बात कि जो सरकार पर ब्लेम लगाना विपक्ष का काम होता है और लोगों का काम होता है, लेकिन सरकार ने भी आपको जो लॉकडाउन लगाया था, 3 महीने का जो रखा था, उसमें सरकार ने भी हम लोगों को ये शिक्षा दी थी कि आपको किस प्रकार से भीड़ को नेतृत्व करना है और भीड़ में किस प्रकार से आपसी संबंध बनाकर अपने कार्यों को करना है। ये भी सरकार ने सिखाया था। मास्क और सैनिटाइज, ये सब बातें बताई गई थी। छत्तीसगढ़ में अभी गए थे, दौरा किए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आप देखे थे वहां पर जब हॉस्पिटल पर जवानों से मुलाकात करने गए थे, जो तस्वीरें सामने निकल करके आई थी कि आप ये कहते हैं कि जनता मास्क लगाए और आप खुद ही मास्क नहीं लगाए हुए थे। उस जन तस्वीरों में जो सामने आए थे, हॉस्पिटल की जो तस्वीर सामने आई थी, वहां के मुख्यमंत्री लगाए हुए थे, अन्य नेता सब लगाए हुए थे, लेकिन गृह मंत्री खुद मास्क नहीं लगाए थे। तो आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं भाई? देखिए, जब हॉस्पिटल में बंगाल में चुनाव की रैली में जाके ये बोलते हैं कि इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी, इतने लोग मैंने एक साथ कभी नहीं देखे, तो वो किस तरह की लीडरशिप दिखाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश को? क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा जवाबदेही होती, क्योंकि वो पब्लिक फिगर होते हैं और वो
का पालन करते हुए गए हैं। हो सकता है उस वक्त मास्क लगाए रहने से भी कभी कुछ बेचैनियां होती हैं, तो वो रिलैक्स होने के लिए वो उतारे होंगे, वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। लेकिन ये जो आप अन्नदाताओं को बैठने की बात कर रहे हैं वहां पे, तो मैं आपको एक चीज के लिए बता देना चाहूंगा कि अन्नदाता का सम्मान हमारे देश में सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। और अन्नदाता की जो मांगे हैं वो कहाँ तक तार्किक है, वो अब तक वो नहीं बता पाए हैं, और उन्हीं का देन है जो सरकार ने खरीदा है। ये भी बात सत्य है कि सरकार ने जो अनाज खरीदा है उनसे, और खरीदने के बाद जो भंडारण किया गया है उसी की वजह से आज दिया जा रहा है। ये भी सत्य बात है। लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी की जो परिस्थिति है, समय और परिस्थिति दोनों ही प्रतिकूल है। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए कोरोना का वैक्सीन लेकर और टेस्टिंग कराने के बाद ही अपने आंदोलन को लोग जीवित रखें, क्योंकि अगर ये जीवित रहेंगे तभी इनकी आंदोलन जीवित रहेंगी। सरकार इनसे सिर्फ आग्रह कर रही है कि आप सुरक्षा मानकों का ध्यान रखें और तब बैठे वहां पे। अगर आवश्यकता पड़े तो कुछ दिनों के लिए इसको रद्द कीजिए, क्योंकि समय को देखते हुए सारी राजनीतिक पार्टियां भी अपने अपने राहुल जी, समय को देखते हुए आप रैलियां नहीं निरस्त कर सकते, लेकिन ये आंदोलनरत जो किसान है वो अपना आंदोलन निरस्त कर दे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो आंदोलन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाए या मास्क न लगाएं, हम ये कतई नहीं कह रहे हैं। लेकिन हम ये सवाल आप पर जरूर उठा रहे हैं कि आप रैलियों को नहीं निरस्त कर सकते, और आप ये सलाह, ये आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने आंदोलन को निरस्त कर दीजिए। मैं आपको बताता हूं, आपने शायद आप अपडेट नहीं हो पाए हैं अभी तक कि जो रैलियां हैं वो वर्चुअल में कर दी गई हैं, वो स्थगित ही है। एक तरफ से भीड़ भाड़ लगाने के लिए चुनाव आप अपडेट नहीं है, अपडेट आप नहीं है, वो मजबूरी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। उनसे पहले राहुल गांधी ने ये कहा था, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि उनकी सारी रैलियां पश्चिम बंगाल की निरस्त कर दी जा रही हैं। और अब जब कोर्ट खुद, हाई कोर्ट खुद संज्ञान लेने लगा, सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेने लगा, तब सरकार को यह लगा कि अब उसकी फजीहत होनी तय है। अगर ये पहल पहले कर देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो देश की आवाम के सामने एक बहुत शानदार मैसेज जाता और उनके प्रति संवेदना भी होती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सराहना भी होती। राहुल जी, मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं। जो मैंने आपको कहा अपडेट को लेकर, तो शायद आपको अब भी आपने उस विषय को नहीं पकड़ा जिसके बारे में मैंने कहा आपसे। ये बात था कि कांग्रेस ने टीएमसी को अंदर ही अंदर सपोर्ट कर रखा है। ठीक, ये सारे लोग जानते हैं, क्योंकि लड़ाई में कहीं भी नहीं है। इसलिए उन्होंने एक मैसेज दिया, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि भारत सरकार ने भी चुनाव आयोग के गाइडलाइन को माना, क्योंकि चुनाव आयोग ने तब तक मना नहीं किया था, लेकिन जब चुनाव आयोग ने मना किया तो उसका सम्मान किया गया है। ये भी एक अच्छी पहल है। और जहां तक पटल की बात है कि सरकार की छवि धूमिल हो रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार लगातार युद्ध स्तर पे सारे चीजों को लेकर प्रयासरत है। आपने देखा होगा कि चाहे वो ऑक्सीजन उपलब्ध कराने से लेकर हो या कोरोना वैक्सीन से लेकर हो, सारी चीजों के लिए सरकार युद्ध स्तर पर लड़ रही है। और मैं सारी राजनीतिक दल का भी सराहना करता हूं, क्योंकि इस मुसीबत में उन लोगों ने भी साथ दिया सरकार का। ये एक अच्छी पहल है। जी जी, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले राहुल जी से एक सवाल और ले लेते हैं। राहुल जी, आप की सरकार के द्वारा एक पोर्टल, डिजिटल पोर्टल किसानों के लिए जारी किया गया है, वो है एनम, ENAM। इस पोर्टल में किसानों का रजिस्ट्रेशन होता है और इसमें आपकी MSP, शायद आपको मालूम होगा कि गेहूं की वर्तमान MSP जो तय की गई है सरकार द्वारा, वो 1975 रुपए है। लेकिन इस पोर्टल में जो दिखाया जा रहा है, वो मिनिमम MSP जो दिखाया जा रहा है वो 1404 रुपए है और मैक्सिमम 1800 कुछ रुपए है। तो ये जो मापदंड 1975 रुपए तो कहीं टच ही नहीं कर रहा है। आप कह रहे हैं कि आप 1975 रुपए MSP दे रहे हैं, लेकिन आप ही का जो पोर्टल है, सरकारी पोर्टल है, उसमें ये क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, मैं इससे बहुत ज्यादा अपडेट नहीं हूँ, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा कि हो सकता है कहीं कोई त्रुटि हुई हो, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। लेकिन जो मिनिमम से जो मैक्सिमम का जो रेट तय होता है वो उसकी गुणवत्ता पे निर्भर है। जी, राहुल जी तो इस बात का संज्ञान नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं उन्हें जानकारी नहीं है। हो सकता है कि इसमें त्रुटि हो, लेकिन ये त्रुटि नहीं है। आपको मैं बता दूं कि ये त्रुटि नहीं है, क्योंकि लगातार सरकार के संज्ञान में, मेरी जानकारी में ये बात है।
अगर आप 1975 रुपए एमएसपी देने की बात कर रहे हैं तो आपको 1975 रुपए अपने डिजिटल पोर्टल पर भी वहां पर शो करना चाहिए, दिखाना चाहिए ना। तो ये दोहरा मापदंड कैसा सरकार का? जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। सरकार ने खुद वादा किया था कि हम एमएसपी बढ़ाएंगे, उसके बाद एमएसपी नहीं बढ़ाई है, एक भी बार नहीं बढ़ाई है सरकार ने एमएसपी। और सरकार ने 1975 रुपए करने का, बिल्कुल सही बात है, आपने वादा किया था। और अगर डिजिटल पोर्टल पे नहीं दिख रही है तो ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, कृषि मंत्री का बहुत बड़ा फेलियर है ये। क्योंकि देखिए, उनके जो प्रधानमंत्री हैं, कृषि मंत्री जी के, वो डिजिटल इंडिया का पूरा सपना दिखा रहे हैं और बिल्कुल मंडियों को डिजिटल लेके जाना चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरह की त्रुटियां होंगी, अगर त्रुटि भी नहीं है, मान लीजिए इस तरह की चीजें होंगी, संक्षिप्त में तो कैसे जो किसान है वो सरकार की जो नीतियां हैं उसमें विश्वास रखेगा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी बता सकते हैं सिर्फ। ठीक। अब मेरी बात है, एक बात मैं बस वैक्सीन पे बोलना चाहूंगा। जिस तरह से भारत में वैक्सीन के जो प्राइसेस हैं, एक ही वैक्सीन के अलग अलग प्राइसेस है, चाहे वो कोवैक्सीन हो, कल कोवैक्सीन ने भी अपने प्राइसेस निकाले हैं, और चाहे वो कोविशील्ड हो, ये बहुत ही चिंता का विषय है। देखिए, अगर हम पोलियो को इसलिए हम इरेडिकेट कर पाए, पोलियो को हम इसलिए हरा पाए क्योंकि लोगों को वैक्सीन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उसमें भी तेजी लाने की जरूरत है। हालांकि जिस तरीके से विशेषज्ञों ने, डॉक्टरों ने इस बात को पहले ही कह दिया था कि सरकार को इस पे तेजी से काम करने के लिए जरूरत है। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 10 सेकंड देंगे तो जिस तरीके से तो मैं एक अपील करना चाहता हूं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से। ठीक एहसान जी, ठीक। मेरी लोगों से ये अपील है कि देखिए, भारत का जो रिकवरी रेट ज्यादा है और संक्रमण का रेट कम है, तो आप लोग आगे आइए, क्योंकि इस टाइम जो लोग हैं बहुत पीड़ित हैं और लोगों को प्लाज्मा की जरूरत है। तो आप जो लोग ठीक हो गए हैं कोरोना वायरस से, कृपया आगे आइए और प्लाज्मा डोनेट करिए और एक जान बचाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आगे आना चाहिए और बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सेदारी लेनी चाहिए। लोगों की मदद करने की बेहद आवश्यकता है इस समय। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन है, मुझे लगता है कि सरकार को वर्तमान हालातों से सीखना चाहिए। और जिस तरीके से ऑक्सीजन का उत्पादन भारत खुद कर रहा है, लेकिन आज खुद भारत ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि पैसे होने के बावजूद भी ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। इसलिए किसानों के साथ एक टेबल पर बैठ करके बात करनी चाहिए और किसानों की समस्याओं को समाधान करना चाहिए, क्योंकि कहीं आने वाले समय में ऐसे हालात ना हो जाएं कि आपकी जेब में पैसे तो हों लेकिन आपके पास अनाज ना हो खाने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। वीरों और बहनों, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जड़ा है सारी दुनिया चल रहा है, अपने उरे नहीं। वो ये चीज़ हुण एक दुनिया की एक जंगी एक किस्म का हो गया है। तो मैं अज थोड़े नाल यही गल करना चाहना है, अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। 2 टीके लगदे ने, एक लगदा है, फिर कोई 5-6 हफ्तियां तो बाद एक होर लगदा है, और फिर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ असर ਹੁੰਦਾ ਹੈ दूसरे टीके के 15 दिनों बाद ਇਹਦਾ असर ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਓ। मैं लगाए ने दोनों। तो ਅੱਜ मेरी यही बेनती है ਤੁਹਾਨੂੰ कि ਤੁਸੀਂ मेरी गल मनो, सारे ਤੁਸੀਂ लगाओ
ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚੋ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਸਕੇ। ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ।